नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम एसएससी जेई प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स और ईयर है 2010। 2010 में जो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर में आए हुए हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। उनका लिंक, अगर आपको वो सॉल्यूशंस देखने हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन जो 2010 में पूछा गया है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम फॉर गैस इंजन, रिवर्सिबल इंजन, पेट्रोल इंजन या फिर स्टीम इंजन। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिए। अगर हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं होता है तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और अगर हो भी जाता है तब भी एक बार सॉल्यूशन ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशंस मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम फॉर। तो अब आपको दो कंसेप्ट यहाँ पे पता होने चाहिए इसके लिए। सबसे पहला क्या है, ये कार्नोट थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, कार्नोट थ्योरम बेसिकली क्या कहता है कि अगर मान लो एक ये टेम्परेचर रिजर्वायर है आपका और ये दूसरा थर्मल रिजर्वायर है। ठीक है, ये हायर टेम्परेचर पे है, ये लोअर टेम्परेचर है। इनके बीच में अगर कई सारे हीट इंजन्स काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी? कार्नोट इंजन की होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी, ये आप वैसे भी ध्यान में रखना, अगर दो थर्मल रिजर्वायर के बीच में कई सारे इंजन्स काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी? कार्नोट इंजन की होगी। ये कहाँ से हमें मिलता है? कार्नोट थ्योरम से ये हमें मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पूछा गया है, ऑप्शन में कार्नोट इंजन तो है ही नहीं, तो अब इसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा? फिर आते हैं कार्नोट इंजन जो है आपका, या फिर कार्नोट साइकिल जो है वो किस तरीके का एक साइकिल है। वो एक आइडियल रिवर्सिबल साइकिल है। ठीक है, और अगर मैं आपको वैसे बता दूं, इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, दो आइसोथर्मल और दो आइसेंट्रोपिक या फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ठीक, तो ये कैसी साइकिल है? एक रिवर्सिबल आइडियल साइकिल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल मैक्सिमम किसके लिए होगी? रिवर्सिबल इंजन के लिए आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। ये कहाँ से आया है भाई? दो कंसेप्ट यहाँ पे आपको ने मिलाए हैं, एक तो कार्नोट थ्योरम क्या कहता है और दूसरा आपका कार्नोट साइकिल होती क्या है, उससे आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल साइकिल? इनमें से, ये जो ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी साइकिल आपका इरिवर्सिबल साइकिल है? तो अभी मैंने आपको बताया भाई, कार्नोट साइकिल जो होती है ये कैसी है? ये रिवर्सिबल साइकिल है। स्टर्लिंग साइकिल जो होती है वो भी रिवर्सिबल साइकिल होती है, और एरिक्सन साइकिल जो होती है ये भी आपका रिवर्सिबल साइकिल होती है। अगर मैं प्रोसेसेस की बात करूं तो कार्नोट में कौन से होते हैं? दो आइसोथर्मल होते हैं और दो आइसेंट्रोपिक होते हैं। कई बार आपके क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि किस साइकिल में किस तरीके के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर स्टर्लिंग साइकिल की मैं बात करूं तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिख रहा हूं मैं। स्टर्लिंग साइकिल में दो आइसोथर्मल होते हैं, दो आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का क्या मतलब है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रोसेस होते हैं वो आइसोकोरिक होते हैं। एरिक्सन साइकिल की बात करूं तो टू आइसोथर्मल प्रोसेस हैं यहाँ पे और दो आइसोबारिक प्रोसेस हैं। आइसोबारिक मतलब जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों साइकिल ही कैसी हैं? आपकी रिवर्सिबल साइकिल हैं। तो यहाँ पे इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी साइकिल आपका इरिवर्सिबल नहीं है, सारी रिवर्सिबल साइकिल्स हैं। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म एनटीपी स्टैंड्स फॉर, ये जो एनटीपी टर्म है ये क्या दर्शाती है? ठीक, तो एनटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक, इससे रिगार्डिंग मैं और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि कई बार ये चीज़ पूछ सकता है कि एनटीपी पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है या एनटीपी पे प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, और उसी से एक रिलेटेड टर्म है आपका एसटीपी, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। एनटीपी आपको मैंने बता दिया भाई, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। ये एक कंडीशन है जहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए आपका 20 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में ऐड करोगे तो केल्विन में चेंज करोगे तो 293.15, और प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, यानी कि 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, ये तो एनटीपी की कंडीशंस हैं। एसटीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। ठीक, ये बनाया क्यों गया एसटीपी? क्योंकि यार देखो, मान लो कोई आपका इंडिया में रिसर्च कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहा है, कोई अमेरिका में कर रहा है, कोई जर्मनी में कर रहा है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से रिजल्ट में वेरिएशन आ सकता है आपका। तो मतलब IUPAC ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि अगर आप STP पे अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं तो STP पे आपका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होना चाहिए, 100 किलो पास्कल या फिर 1 बार होना चाहिए। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि भाई जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो इस कंडीशन में कंडक्ट किया गया है। ठीक है, उस पे ये पर्टिकुलर रिजल्ट्स आए हैं। तो इस तरीके से जो वेरिएशन होगा आपका एटमॉस्फेयर का वो खत्म कर दिया जाता है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। और आपको ये याद रखना है कि एनटीपी पे टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है और एसटीपी पे टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म आ, मतलब आइस और वाटर का जो मिक्सचर है वो इनमें से क्या है? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब भाई यहाँ पे आपको ये तो बता ही नहीं रखा कि मास ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इसके बारे में कोई जानकारी दी होती तब तो इस कैटेगरी में से चुन पाते ना आप। ठीक है, अब जब इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा कि आइस और वाटर जो है एक हेट्रोजीनियस सिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बहुत ही जल्दी से आपको क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में जानकारी देता हूँ, और फिर हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम्स क्या होते हैं उनको देखेंगे। भाई सिंपल डायग्राम से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ओपन सिस्टम का क्या मतलब है? एक ऐसा सिस्टम जो कि मैटर यानी कि मास ट्रांसफर अलाउ करे और एनर्जी ट्रांसफर, दोनों ही तरीके के ट्रांसफर्स अलाउ करे वो। ठीक है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है भाई, आपका मास ट्रांसफर जो है वो नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक, और आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो इसमें ना तो मास ट्रांसफर है ना ही आपका एनर्जी ट्रांसफर है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। चलिए अब हम चलते हैं होमोजीनियस सिस्टम क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होते हैं। तो होमोजीनियस सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, इज डिफाइंड एज द वन हुज केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे मान लो ये आपका पूरा सिस्टम है, उसमें ये सब सारी मैटर जो है वो प्रेजेंट है आपका, तो इसमें आप किसी भी पोर्शन का, मान लो इस पोर्शन का केमिकल कंपोजिशन देख रहे हो या फिर इस पोर्शन का केमिकल कंपोजिशन देख रहे हो, किसी भी पोर्शन का केमिकल कंपोजिशन देख रहे हो आप, वो सेम रहता है, या फिर हर जगह की जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है, जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, वो अगर सेम है तो ऐसे सिस्टम्स को क्या बोला जाता है? होमोजीनियस सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, मतलब आपने मान लो इस पोर्शन में से सैंपल उठाया तो जो उसकी केमिकल कंपोजिशन देखी,
फिर इस पोर्शन से सैंपल उठाया तो वहाँ की आपने केमिकल कंपोजिशन देखी। अगर हर कहीं भी किसी भी जगह का आप एनालिसिस कर लो, केमिकल कंपोजिशन अगर सेम रहती है तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अब हेट्रोजीनियस सिस्टम की अगर बात करें, इसमें क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज वन कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर होमोजीनियस बॉडीज और फेजेस। यानी कि यहाँ पे क्या है, दो होमोजीनियस बॉडीज को मिला के जो सिस्टम बनता है, दो या दो से ज्यादा होमोजीनियस बॉडीज को मिला के जो सिस्टम बनता है वो क्या होता है? हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। ठीक है। एक फेज जो है वो दूसरे फेज से सेपरेट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ये आइस मतलब ये यहाँ पे वाटर है, ठीक है, और उसमें क्या कर रहा है? आइस फ्लोट कर रहा है। तो ये लिक्विड फेज जो है वो अलग है, सॉलिड फेज जो है अलग है। यहाँ पे आप फिजिकल बाउंड मतलब यहाँ पे जो बाउंड्री है इनके बीच में, वहां पे प्रॉपर्टीज का आपको डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगा। वाटर की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, आइस की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। ठीक है। डेंसिटी की बात करें तो भाई इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। तो यहाँ पे फेज चेंज हो गया है। ये एक पर्टिकुलर फेज का है, ये दूसरे फेज का है। ठीक है। तो ये क्या हो गए? आपके हेट्रोजीनियस सिस्टम हो गए। ठीक है। यहाँ पे होमोजीनियस नहीं रहे वो, हर जगह पे कंपोजिशन या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। ठीक। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया? हेट्रोजीनियस सिस्टम बोल दिया हमने। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीट एंड वर्क आर, तो इसमें से आपको बताना है हीट एंड वर्क क्या है? पॉइंट फंक्शन है, सिस्टम प्रॉपर्टीज, पाथ फंक्शन या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो भाई सीधी सी बात है, आपको ये पता है हीट और वर्क जो है वो क्या होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं। वो किस पे डिपेंड करते हैं? जो पाथ आपने ट्रैवल किया है, जो प्रोसेस जिस पाथ से होके गुजरा है। मतलब जैसे मान लो 1 से 2 पॉइंट है, यहाँ पे एक प्रोसेस तो ऐसे आ सकता है, दूसरा प्रोसेस जो है वो इस तरीके से आ सकता है 1 से 2 पे। तो यहाँ पे 1 से 2 ये जो ए प्रोसेस से आए हो आप, और ये जो बी प्रोसेस से आए हो, तो ए प्रोसेस के लिए जो हीट और वर्क ट्रांसफर है वो अलग होगा, बी के लिए जो हीट और वर्क ट्रांसफर है वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करते हुए आए हैं। ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं। पाथ फंक्शंस क्या होते हैं? जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। जैसे कि हीट और वर्क। पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जो कि सिर्फ और सिर्फ एंड स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। उनको पाथ फॉलोड से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हो आप, अगर आप 1 से 2 आए हो, चाहे प्रोसेस ए से आए हो चाहे प्रोसेस बी से आए हो, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? आपका जो फाइनल वॉल्यूम है यानी कि 5 माइनस इनिशियल वॉल्यूम 2, यानी कि 3 मीटर क्यूब जो होगा आपका चेंज इन वॉल्यूम होगा, चाहे प्रोसेस ए से चाहे प्रोसेस बी से आए हो। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज क्या हो गई? आपकी पॉइंट फंक्शन हो गए। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, ये सब आपके पॉइंट फंक्शंस हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहे हैं। जो पाथ हमने फॉलो किया है उस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। वहीं पे आप देख सकते हो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या है? 8 किलो जूल है। यहाँ पे दूसरे प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू 12 किलो जूल है। ठीक है। यानी कि सेम एंड पॉइंट होते हुए भी वर्क डन की वैल्यू अलग अलग आपको देखने को मिली है। इसका क्या मतलब है कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक। तो हीट एंड वर्क क्या होते हैं? आपके पाथ फंक्शंस होते हैं। तो यहां पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। द वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 अंडर कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू। यहाँ पे ये बताना है कि भाई कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है V1 से V2 पे, तो आपका वर्क डन कितना होगा? तो सबसे पहले तो भाई बात ये है, क्लोज्ड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वर्क डन कैसे निकालते हो आप? क्लोज्ड सिस्टम में एरिया अंडर द कर्व अप टू कहां तक लेते हो आप? कौन सी एक्सिस पे लेते हो? वॉल्यूम एक्सिस पे लेते हो। ठीक है। क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो? पीवी डायग्राम पे
एरिया अंडर द कर्व ऑन दी वॉल्यूम एक्सिस तक लेते हो। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। तो अगर मैं इसका एलिमेंटल पोर्शन ले लूं, तो वर्क डन की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, पी dv हो जाएगी, क्योंकि ये छोटा सा जो एलिमेंटल पोर्शन है इसको मैं dv मान लेता हूं, और ये प्रेशर मान लिया मैंने यहाँ पे, ये P प्रेशर मान लिया। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई, P dv, और टोटल वर्क डन निकालोगे तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात करी गई है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कैसे बनाया जाएगा, इस तरीके से बनाया जाएगा आपका। ठीक, अब एरिया अंडर द कर्व अगर मैं लेता हूं, यहां पे देख सकते हो, तो ये क्या बन गया आपका, रेक्टेंगल बन गया। V1 से V2 पे आप आ रहे हो कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे। ठीक है, तो इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो भाई, ये तो रेक्टेंगल है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इस लेंथ की वैल्यू कितनी है आपका, पहले तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं, ये आपका P के बराबर है, P लेंथ है, और इस लेंथ की जो वैल्यू है, इस वाली लेंथ की वैल्यू कितनी है आपकी, V2 माइनस V1। ठीक, तो ये क्या आ गया आपका, वर्क डन आ गया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। तो इससे मैच कराओगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो यार, बहुत ही सिंपल है। P dv का इंटीग्रेशन कहाँ से, V1 से V2 तक, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन P और V2 माइनस V1, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे यही चीज बताई हुई है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर मैक्सिमम। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको क्या करूंगा, एक फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस बताऊंगा कि क्या होता है। सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास एक गैस है, ठीक है, वो इस पोर्शन में भरी हुई है पूरा गैस। ठीक है, और इस तरफ आपका क्या है, यहाँ पे ये पार्टीशन है, इस तरफ हमने क्या बना दिया है, पूरा वैक्यूम बना दिया है। ठीक है, वैक्यूम है यहाँ पे। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे पार्टीशन में क्या कर देते हो, होल कर देते हो, तो ये जो गैस पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, रश करेंगे बिल्कुल इस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब अगर मैं वर्क डन की बात करूं कि इस प्रोसेस में, फ्री एक्सपेंशन के प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। कैसे, मैथमेटिकली भी आपको बताऊंगा और फिजिकली भी आपको बताऊंगा। जैसे अगर वर्क डन की मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, PdV होता है। ठीक, पर यहां पे आप देख सकते हो वैक्यूम पे प्रेशर की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो है, क्योंकि वहां पे कोई पार्टिकल ही नहीं है जो कि इस पे प्रेशर एक्सर्ट कर सके। जो पार्टिकल्स यहां से आ रहे हैं अभी, यहां पे कोई पार्टिकल मौजूद ही नहीं है जो कि उसको रोक सके या उस पे प्रेशर लगा सके। ठीक, तो यहां पे प्रेशर की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो वर्क डन जीरो हो गया। ठीक, एक तरीका तो ये है इसको समझने का। दूसरा तरीका क्या है कि भाई वर्क डन तभी पॉसिबल है जब कोई आपके पास रेजिस्टेंस फोर्स हो, किसी फोर्स के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो। पर यहां पे आप देख सकते हो कोई मैटर ही नहीं है, वैक्यूम था पूरा, तो कोई रेजिस्टेंस फोर्स ही नहीं है, तो आपको कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ रहा है यहां पे। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में चलूं तो फर्स्ट लॉ आपका ये होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। वर्क डन जो है आपका जीरो हो गया। यहाँ पे हम आइडियली इसको क्या करते हैं, इंसुलेट मान के चलते हैं, इंसुलेटेड मान के चलते हैं। इंसुलेटेड का क्या मतलब है कि आपका जो हीट ट्रांसफर है वो भी क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो यहां से क्या आ गया, डी यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो है। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, CV dt इज इक्वल टू जीरो,
यानी कि dt इज इक्वल टू 0, चेंज इन टेम्परेचर जो है 0 है। इसका क्या मतलब है, जो आपका इनिशियल टेम्परेचर था वही यहाँ पे क्या रहेगा, फाइनल टेम्परेचर रहेगा। तो कई बार ये चीज आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज बताई है। तो अगर मैं वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस की बात करूं तो वो क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। ठीक, यहाँ पे यही चीज मैंने सारी समझाई हुई है जो कि अभी आपको बताया मैंने। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं ताकि फॉर्मली भी आपके दिमाग में चीजें बैठ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम या फिर हीट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किसका मैनिफेस्टेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही है वो। पर थर्मोडायनेमिक्स में जनरली हम हीट और वर्क वगैरह से डील करते हैं, इसलिए उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है हमने और उसको क्या बना दिया है, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। यानी कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हो तो वो क्या करेगा, उससे पहले थोड़ा सा वर्क करेगा और बाकी का जो बची हीट है उससे अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। ठीक है, यानी कि हीट जो है वो इन दो कामों में यूटिलाइज होती है, वर्क करने में और इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच mass does not cross the boundary of the system, though energy do. Neither mass nor energy crosses the boundary. Both energy and mass cross the boundary of the system. Mass crosses the boundary but not the energy. तो यार अभी इसी लेक्चर में मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये डायग्राम दिखाया था। तो क्लोज ओपन सिस्टम क्या होता है, मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफर होती है। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना मास ट्रांसफर होता है ना एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इसके हिसाब से अगर ऑप्शन देखें, ओपन सिस्टम में बोथ एनर्जी एंड मास ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री। तो ये क्या हो गया, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसकी डेफिनेशन देता है, एंट्रोपी की, एंथैल्पी की, हीट की, वर्क की। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि पहले तो जैसे फर्स्ट लॉ की बात करें, वो किस चीज को डिफाइन करता है, इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगर मान लो जीरोथ लॉ की बात करें तो वो किसका कंसेप्ट देता है, टेम्परेचर का कंसेप्ट देता है। ठीक है, और सेकेंड लॉ की बात करें हम तो वो किसका कंसेप्ट देता है, आपको एंट्रोपी का कंसेप्ट देता है। ठीक है, एंट्रोपी का। तो ये तीन चीजें आप याद रखना। अब कैसे उसको देख लेते हैं। कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एंट्रोपी का कंसेप्ट कैसे मिलता है। ठीक है, तो आज मैं इस लेक्चर में आपको ये चीज समझाऊंगा। देखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसकी एक एक तरीके से एक रिजल्ट आता है जिसको हम बोलते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही डिराइव करते हैं हम इसे। ठीक, तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या कहती है कि भाई साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको ये चीज पता है कि अगर किसी क्वांटिटी का साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है, इसका क्या मतलब है कि वो जो क्वांटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एंड स्टेट पे डिपेंड कर रही है। जैसे कि मान लो 1 से 2 गया मैं और 2 से फिर वापस 1 पे आ गया। ठीक, तो यहां पे चेंज इन कोई भी प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज इन कोई भी प्रॉपर्टी क्या होगी, भाई आपको पता है फाइनल वैल्यू उस प्रॉपर्टी की माइनस इनिशियल वैल्यू, यही होती है चेंज इन प्रॉपर्टी। क्या होती है आपकी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब यहां पे साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल पॉइंट भी 1 था आपका और फाइनल पॉइंट भी 1 था, तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई P1 माइनस P1 ये क्या हो गया, 0 हो गया।
ठीक है, तो अगर किसी क्वांटिटी का साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है, इसका क्या मतलब है कि वो जो क्वांटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एंड स्टेट्स पे डिपेंड कर रही है, ये जो आपने पाथ फॉलो किया उस पे डिपेंड नहीं कर रही। सीधा सा मतलब ये है साइक्लिक इंटीग्रल 0 का होने का कि वो जो क्वांटिटी है वो आपका एंड स्टेट्स पे डिपेंड कर रही है, वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं कर रही। तो आपका क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या कहता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां पे कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, मतलब ये क्वांटिटी कोई ऐसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है जो कि जिसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या है, 0 है, जो कि एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहां से कि वो प्रॉपर्टी कौन सी है, हमारा एंट्रोपी है वो प्रॉपर्टी। यहां पे 0 की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को रिप्लेस कर सकते हैं जिसका नाम क्या दिया गया, एंट्रोपी दिया गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को कि कैसे पता चलता है सेकेंड लॉ से। तो सेकेंड लॉ क्या देता है आपका, भाई ये देता है, ये देता है, पर अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं तो आप लेस देन का साइन हटा सकते हो, सिर्फ इक्वल टू का साइन रह जाएगा। ठीक है, तो अब साइक्लिक इंटीग्रल इस क्वांटिटी का जो है वो 0 के बराबर है, यानी कि ये क्वांटिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, और उसी प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया, एंट्रोपी नाम दिया। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, एक स्टेटमेंट और है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या है कि जो प्रोसेस है, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो हमेशा एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम को क्या करता है, बढ़ाता है। यानी कि अगर आप कोई प्रोसेस हो रहा है स्पॉन्टेनियसली, यानी कि खुद से कोई प्रोसेस हो रहा है, तो वो हमेशा एंट्रोपी को बढ़ाने की दिशा में ही फ्लो करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ पता चलती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। आपकी कोई भी क्वेरी है या तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर ये ईमेल आईडी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।